नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण संपूर्ण ज्योग्राफी उपलब्ध करवाता है आप सभी के लिए। और वर्तमान में अपन ने जो सीरीज शुरू कर रखी है वो महत्वपूर्ण सीरीज है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपना ज्योग्राफी का संपूर्ण सिलेबस अपन ने शुरू कर रखा है। सेशन 2025-26 के लिए एनसीईआरटी का जो संपूर्ण सिलेबस है वो अपन सोल्व करवा रहे हैं। तो सभी साथी जो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक संख्या में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि अपने चैनल का जो बेनिफिट है वो कक्षा 12 के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मिले। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैनल आपके लिए, क्योंकि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं उनके लिए संपूर्ण ज्योग्राफी है यह चैनल उपलब्ध करवाता है। तो आप सभी साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना टॉपिक है चैप्टर 6 के अंदर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप अपने शुरू कर रखा है, जिसका भाग थर्ड यानी 2 पार्ट इसके पहले डाल दिए। भाग थर्ड की चर्चा यहां अपन करने वाले हैं, तो विस्तार से देखेंगे क्या है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास इन्हीं शब्दों के साथ। मुख्य रूप से वो साहस भरे शब्द या वो पंक्तियां जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, इन्हीं पंक्तियों के साथ में धैर्य रखो समय बदलता है। धैर्य रखो समय बदलता है, हर रात के बाद सूर्य निकलता है। मुश्किलें जितनी भी गहरी हो प्रयासों से हल निकलता है। मुश्किलें जितने भी गहरी हो प्रयासों से हल निकलता है। हर मोड़ पर आती है रुकावटें, पर हिम्मत से रास्ता खुलता है। जरूरी है संयम रखना भी। पतझड़ के बाद बसंत मिलता है, हर पतझड़ के बाद बसंत मिलता है। तो बिल्कुल इसी संयमित भरे लफ्जों को अपने ध्येय में उतारते हुए मुख्य रूप से हम भी संयम के साथ में बड़ी मेहनत और लगन के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपना तृतीय क्रियाकलाप का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। हमने इसके 2 भाग पहले कर लिए, जिसके अंदर हमने तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसके अलावा व्यापार की चर्चा अपन ने कर ली, इसके अलावा संचार की सुविधा अपन ने विचार अपन ने कर लिया। तो अब देखो यहां पे है, इस बिंदु से अपन शुरू करते हैं। खुदरा व्यापार और थोक व्यापार की चर्चा अपन ने कर ली, श्रृंखला भंडार की अपन ने बात कर ली, है ना, विभागीय भंडार की बात अपन ने कर ली। तो अब देखते हैं इस टॉपिक में कि तृतीय क्षेत्र में संलग्न लोग किन देशों में अधिक होते हैं और किन देशों में कम होते हैं। देखो, विश्व के विभिन्न देशों का रुझान वर्तमान में तृतीय क्रियाकलाप की ओर ज्यादा हो रहा है। जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं तृतीय क्रियाकलाप की ओर अग्रसर है। आज विकासशील देश यदि भारत की बात भी अपन करें और अन्य विकासशील देशों की बात करें तो मुख्य रूप से उनका जो ध्यान है वो भी कहीं ना कहीं सेवा सेक्टर की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण है कि प्राथमिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से है वो अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहा है। वर्तमान में तृतीय क्रियाकलाप के अंदर लोगों को अधिक पैसा और सुविधाएं प्राप्त हो रही है। इस कारण से लोग अधिकतर है तृतीय क्रियाकलाप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकतम भाग किसमें लगा होता है? तृतीय क्रियाकलाप में लगा होता है। कारण क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास में शिक्षा बहुत अच्छी होती है, ज्ञानात्मक अर्जन बहुत अच्छा होता है, इनके पास में अच्छा प्रशिक्षण होता है। इस कारण से ये लोग तृतीय क्षेत्र के अंदर अपना कार्य परफेक्टता के साथ में, निपुणता के साथ में कर पाते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आप जो सेवा सेक्टर में लगे लोग हैं उसका 75% लोग मुख्य रूप से कहाँ है? सेवा क्षेत्र में संलग्न है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। 75% टोटल जो सेवाएं हैं उसमें 75% जो है लोग जो कार्य
कार्य करने वाले जो लोग हैं, कार्यशील जो जनसंख्या जिसको अपन कहें, उसका 75% लोग इसमें सेवा सेक्टर में लगा हुआ है, तृतीयक सेक्टर में लगा हुआ है। अल्पविकसित देश जो है, जिनकी अर्थव्यवस्था आज भी कमजोर है, उन देशों में यह अनुपात बहुत कम है। कम का मतलब 10% से भी कम अनुपात उनका देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे महत्व कारण है कि जो अल्पविकसित देश है उनमें सेवाओं का सृजन नहीं हो पाता है, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है, वो अपने विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहते हैं। इस कारण से उनकी देश के अंदर जो मुख्य रूप में कार्यशील जनसंख्या है उसका बहुत छोटा भाग है, वो तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न रहता है। इसका यह प्रमुख कारण हो सकता है। अगला बिंदु है पर्यटन। पर्यटन ऐसी क्रिया है जिसमें लोग आनंद लेने के लिए, मनोरंजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, जिससे पर्यटन की उत्पत्ति होती है। यानी लोगों का घूमना और भ्रमण करना उद्देश्य आनंद और प्रमोद होता है। और ये आगे चल करके ये जो पर्यटन है जिसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया, राजस्थान सरकार ने 1989 में इसको उद्योग का दर्जा दे दिया, क्योंकि एक पर्यटन के माध्यम से एक पर्यटक जो क्षेत्र होता है, पर्यटक जो स्थल होता है, उसके आसपास में विभिन्न प्रकार के अन्य क्रियाएं हैं वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण काफी लोगों को वहां पे इनकम होती है, इनकम का सोर्स बन जाती है। जैसे मान लिया कोई पर्यटक स्थल है तो वहां पे यदि पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑलरेडी वहां पे बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ जाती है, यातायात की सुविधाएं बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रेजिडेंटल होटल खुल जाते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं तो वहाँ रहते भी हैं। इसके अलावा उसके आसपास में अन्य सुविधाएं जैसे चाय की, कॉफ़ी की, ऐसे स्टॉल खुल जाते हैं क्योंकि लोग उनका आनंद लेते हैं। इसके अलावा तरह तरह की वहाँ की कलात्मक जो वस्तुएं हैं जो उस प्रदेश विशेष की काफ़ी फेमस होती है, उन कलात्मक वस्तुओं के शॉप है, दुकानें हैं, वहाँ खुल जाती है क्योंकि लोग उनको परचेज करते हैं। इस प्रकार से एक पर्यटन के इशारे है, अन्य क्रियाएं हैं वो उससे संबंधित क्रियाएं हैं, उनका विस्तार हो जाता है। तो पर्यटन को क्या कर दिया आजकल, उद्योग का दर्जा दे दिया है, क्योंकि एक उद्योग से आय होती है ना, और अनलिमिटेड आय होती है। ठीक वैसे ही एक पर्यटन है, उससे भी अनलिमिटेड आय होती है। हालांकि इसमें किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि इसमें किसी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि इसके अंदर मुख्य रूप से यानी वो लोग नहीं लगे हुए हैं जो विनिर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्यटन उद्योग के रूप में जाना जाता है। एक यात्रा है जो प्रमोद, आनंद के लिए की जाती है, आनंद, इंजॉय है ना, उसके लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है विश्व का, उसमें 40% हिस्सा किसका आ रहा है, आजकल पर्यटन का आ रहा है। तो बहुत बड़ा हिस्सा है, जीडीपी का 40% हिस्सा किससे उपलब्ध हो रहा है, पर्यटन से, जिसमें न कोई कच्चे माल की आवश्यकता है, फिर भी इतना बड़ा हिस्सा इसमें उपलब्ध हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है जिसमें जीडीपी का 40% आता है। और लगभग इसके अंदर यदि अपन कहें तो जो इनकम होती है जीडीपी की, है ना, उसका बहुत बड़ा भाग है यहां से प्राप्त होता है। पर्यटन के कारण उद्योग, फुटकर व्यापार, शिल्प, है ना, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि पर्यटक जहां भी जाते हैं यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। पर्यटक जहां भी जाते हैं वहां पे अन्य सुविधाएं, उनको खाद्यान्न भी चाहिए, उनको कपड़े भी चाहिए, उनको अन्य वस्तु भी चाहिए। पर्यटक जहां भी जाते हैं वहां की शिल्प जो होता है, किसी प्रदेश विशेष का जो शिल्प होता है, उससे प्रभावित होते हैं और उसकी शॉपिंग करते हैं। इस प्रकार से इन सबको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चले आगे देखिए। अगला बिंदु है पर्यटन आकर्षण। पर्यटन आकर्षण यानी किसी प्रदेश विशेष में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो मुख्य रूप से पर्यटन पैदा क्यों होता है, या पर्यटन के जो है उसकी अवस्था कैसे बनती है, तो उसकी यदि अपन चर्चा करें तो पर्यटन मुख्य रूप से किसी प्रदेश विशेष को पर्यटक स्थल का दर्जा कैसे दे देते हैं। यदि वो स्थल ऐसा हो जिसमें कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं हो, है ना, जो अन्य प्रदेशों से उसको अलग करती हो और लोगों के लिए वो आकर्षित करने वाला बिंदु हो, तो ऐसे प्रदेशों को लोग अपने पर्यटन के लिए चुनते हैं। यथा अपन बात करें कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं,
सभी जगह पहाड़ियां तो नहीं होती। तो जिन पहाड़ी क्षेत्रों की अपन चर्चा करते हैं, है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, है ना, दुर्गम पहाड़ियां होती है, उनकी घाटियां होती है, उनकी खाइयां होती है, तो लोगों के लिए वो आकर्षण का विषय होते हैं। लोग इन पर्वतीय स्थलों को देखने के लिए लालायित रहते हैं और उन भागों में वो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा तटवर्ती जो क्षेत्र है, तटवर्तीय भाग जो है, समुद्र के जो बीच होते हैं, है ना, उन भागों में भी लोगों को समुद्री लहरें हैं, समुद्र का तट है, वहां आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसे प्रदेशों में लोग जाकर के मुख्य रूप से वहां का आनंद लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रदेश भी उनको आकर्षित करते हैं। इसके अलावा जैसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, कोई प्राचीन दुर्ग और किला है, तो वो उसकी निर्माण कला, उसकी वास्तुकला को देखने, उसकी विराटता को देखने के लिए काफी लोग उस प्रदेश में जाते हैं और उससे काफी अधिक प्रभावित भी होते हैं। इसके अलावा प्राचीन सांस्कृतिक स्थल यथा मंदिर हो गया, है ना, कुआ, बावड़ी, ऐसी स्थल है ना, जैसे प्राचीन समय में वो आकर्षण के केंद्र है रहे हैं और उनकी आकृति कह सकते हैं, उनका निर्माण थोड़ा सा विलक्षण होता है, अलग होता है सामान्य से। तो ऐसे प्रदेश लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। इसके अलावा किसी प्रदेश विशेष की जलवायु में अपन चर्चा करेंगे, जैसे कि अति शीत प्रदेश के लोग हैं उष्ण प्रदेश को पसंद करते हैं और अति उष्ण प्रदेश के लोग जो है अति शीत प्रदेश को पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वो उनके लिए आकर्षण का बिंदु होता है। या फिर शुष्क प्रदेश जो है वो आर्द्र वर्षा वाले स्थलों में जाना पसंद करते हैं और अधिक आर्द्रता वाले प्रदेश है थोड़ा सा शुष्क मौसम में आकर के सुकून फील करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जिसमें देखो अभी चर्चा की कौन से बिंदु है, पहला है जलवायु। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो ठंडे प्रदेशों से अधिकांश लोग कहाँ पूलिन विश्राम के लिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जहां धूपदार मौसम होता है उसकी तलाश करते हैं और ऐसे मौसम में आते हैं और उनको वो पसंद भी आता है, अच्छा भी लगता है। इसी कारण से दक्षिणी यूरोपीय देश भूमध्य सागर में, दक्षिणी यूरोप के देशों के लोग और भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु है वो काफी अच्छी होती है। तो यूरोप के जो उत्तरी भाग के और मध्यवर्ती भाग के लोग हैं इस क्षेत्र का चयन करते हैं और यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ अपना वो समय बिताते हैं जो आनंद के लिए उनको बिताना होता है, सुकून भरे पल बिताते हैं। इसके अलावा उष्ण जलवायु के लोग ठंडे प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उष्णता से वो काफी परेशान होते हैं, तो ठंडक है उनको काफी सुकून भरी लगती है, तो वो ऐसे प्रदेश में जाकर के और उस प्रदेश में रहना पसंद भी करते हैं। अगला बिंदु, अगला देखिए, अगला है भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब होता है उच्चावच या स्थलाकृति। किसी प्रदेश विशेष की स्थल आकृति भी आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। मुख्य रूप से जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र लोगों को आकर्षित, अभी मैंने चर्चा की करते हैं। प्राचीन झीलें जो है, कैसे झीलें बनी होगी, उनमें बोटिंग का आनंद लेना है ना, उनमें जल सोर्स कौन सा है, आदि आदि। बांध जो बने होते हैं वो, और बीच समुद्री तट के ऊपर पाए जाने वाले समुद्र तटीय क्षेत्र जो बीच होते हैं, है ना, वो भी लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। इसके अलावा प्राचीन ऐतिहासिक स्थल और कलात्मक जो स्थल होते हैं मुख्य रूप से, तो जैसे प्राचीन किले हो गए, है ना, प्राचीन नगर हो गए, उनकी कलाकृति है, उनकी स्थापत्य कला है। इसके अलावा पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन उत्खनन केंद्र होते हैं, ये भी लोगों के अंदर मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऐसे स्थलों में लोग जाते हैं कि वो देखने के लिए कि प्राचीन समय में किस तरह की व्यवस्था होती थी, कैसे घर बने हुए हैं, कौन कौन सी वस्तुएं यूज करते थे, है ना, किस कलाकृति की वस्तुएं वो निकल रही है, तो आदि स्थलों को भी वो देखना पसंद करते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या है, पर्यटक को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जलवायु, भूदृश्य, ऐतिहासिक स्थल और प्राचीन कलाकृतियां। उसके बाद में है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। अब देखो, पर्यटकों को संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी आकर्षित करती है। लोगों को रीति रिवाज, यानी आप पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी जीवन शैली आपको काफी अच्छी लगती है। आप भांगड़ा होता है तो भांगड़ा आपको उस पर डांस करना, ढोल पे डांस करना अच्छा लगता है। यदि राजस्थान में आते हैं तो वो ढोल आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। यदि पंजाब के लोग यहाँ आते तो राजस्थानी जो फोक लोकगीत है ना, वो काफी उनको इम्प्रेस करते हैं और वो लोग यहाँ आकर के काफी आनंदित होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। इसके अलावा पहनावा
है ना। तो दूसरे प्रदेशों के पहनावे जो होते हैं वो मुख्य रूप से एक दूसरे प्रदेश के लिए आकर्षण का बिंदु होते हैं। उनके उत्सव और त्योहार, है ना, काफी आकर्षित करते हैं। जैसे अपने राजस्थान में शेखावाटी की होली, है ना, तो यहाँ की होली है उसको देखने के लिए दूर दूर के लोग हैं, है ना, काफी विदेशों के पर्यटक भी आते हैं यहाँ की होली का आनंद लेने के लिए। तो जो ये सांस्कृतिक जो महत्वपूर्ण अपनी विरासत होती है, अपने पर्व होते हैं, अपने त्योहार होते हैं, अपनी, है ना, रीति रिवाज होते हैं, ये काफी ज्यादा दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन गया है। यानी आजकल क्या करते हैं, जहां जो पर्यटक स्थल होता है वहां लोगों को स्टे होम घर रोका जाता है ना। किस मोड पे, पेमेंट मोड पे रोका जाता है, क्योंकि वो रुकते हैं तो उनको इनकम का सोर्स चाहिए मुख्य रूप से। तो घरों में उनको रोक करके उनसे कुछ उसके बदले में है पैसा वसूल किया जाता है, तो ये इनके इनकम का एक सोर्स बन जाता है मुख्य रूप से। तो ये काफी एक लाभदायक व्यापार बन गया है आजकल, ठीक है। जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स बना दिए गए, लोगों के जो पर्यटक आते हैं उनके रहने के लिए, उनके निवास के लिए हेरिटेज होम्स नाम से उसके आसपास में आवास बना दिए गए। तो इन होम्स में जो पर्यटक है वो रुकते हैं और वो उस प्रदेश में घूमने का आनंद लेते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर मेडिकेरे के नाम से पर्यटक स्थल के आसपास में आवास बना दिए गए। इसके अलावा कूर्ग, है ना, इस नाम से। तो इस प्रकार जो हेरिटेज होम्स है, मेडिकेरे है और जो कूर्ग है, मुख्य रूप से क्या है, पर्यटन को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मुख्य रूप से प्राचीन कला और संस्कृति और अर्थव्यवस्था है वो भी पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है। तो अपने कहा कि घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के, जैसे कि अपने कहा गोवा में हेरिटेज होम्स है, पर्यटकों को आकर्षित करने वाले के जो प्राचीन घर है उनको सुधार करके मुख्य रूप से हेरिटेज होम्स के रूप में नवीनीकृत कर दिया गया है। ऐसे घर बना दिए गए हैं जहाँ पर्यटक है रुकते भी है, उनका आकर्षण का लाभ भी उठाते हैं, उनको देखने के लिए भी आते हैं। इसके अलावा मेडिकेरे प्रमुख कर्नाटक का जो नगरीय क्षेत्र है जहाँ की कलात्मक हवेलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ऐसे प्रदेश में भी लोग खूब ज़्यादा इस कर्नाटक में जाते हैं तो इसको देखते हैं। कूर्ग एक प्रमुख प्रकार का कर्नाटक का पर्यटक स्थल है। मुख्य रूप से यहाँ पे चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान देखने को मिलते हैं, है ना, और पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के झरने यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं, ठीक है। अगला बिंदु देखिए, अगला है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। ये काफी ज्यादा पर्यटन के साथ साथ में समुद्र पार रोगी अपने भारत में खूब आ रहे हैं और उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। और यदि इस सुविधा को, इस स्वास्थ्य सुविधा को, चिकित्सा पद्धति को यदि पर्यटन से जोड़ दिया जाए, है ना, तो इसका एक नया नाम हो जाता है चिकित्सा पर्यटन। इसका एक नया नाम क्या हो जाता है, चिकित्सा पर्यटन। देखिए आगे आता है, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। यहाँ से काफी ज्यादा चिकित्सा पद्धति का लाभ लेने के लिए, जैसे भारत के अंदर मुख्य रूप से प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धतियों के आयुर्वेद के क्षेत्र में, है ना, काफी उदाहरण मिल सकते हैं। और बड़े बड़े हॉस्पिटल आज बम्बई में, दिल्ली में, है ना, अपने जयपुर का भी जो एसएमएस है उसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। और आजकल जो विद्युत बिंबों के द्वारा, जो जिसको अपन कहते हैं कि विद्युत बिंबों के माध्यम से काफी ज्यादा सर्जरी होती है ना, ऐसी हार्ट बीमारियों के इलाज भी कर दिए जाते हैं, जो का ऐसा बीमारियां उनके इलाज भी कर दिए रेडिएशन के माध्यम से, ठीक है। तो जिसको प्रोजेक्टर कहा जाता है, उसे रेडिएशन डाल करके विभिन्न मशीनों से उनका इलाज करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है और विश्व के काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए भारत में 5500 रोगी आए, 55,000 रोगी भारत में आए थे और यहाँ अपना इलाज करके करवा के गए थे। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में भारत जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है और काफ़ी विदेशी जो लोग हैं यहाँ मुख्य रूप से अपना इलाज लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब इसको यदि चिकित्सा को पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो इसका नाम, नया नाम पड़ जाता है चिकित्सा पर्यटन। प्रश्न बनता है यहाँ से कि चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं या चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। तो भारत विश्व के देशों को चिकित्सा की सुविधाएं प्रोवाइड करता है ना। यदि चिकित्सा उपचार को पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है, उपचार को पर्यटन से जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, चिकित्सा पर्यटन के नाम से जानी जाती है। सिंपल सा उदाहरण, सिंपल सा आंसर हो जाता है। यदि पूछ ले कि चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते तो इजीली आप उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में अगला क्रियाकलाप है तृतीयक के बाद में चतुर्थक क्रियाकलाप।
हालांकि तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप जो है एक प्रकार से कहें इसमें भी सेवाएं शामिल है, लेकिन लेवल का फर्क होता है साथियों। लेवल का फर्क होने का मतलब है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में तृतीय क्रियाकलाप की जो सेवाएं है उसी से कहीं थोड़ी हाई सेवाएं सम्मिलित की जाती है। हाई सेवा का मतलब होता है ये सेवाएं मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित होती है और मुख्य रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो वो सेवाएं मुख्य रूप से किसमें शामिल होती है, चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कौन सी सेवाएं चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होगी, तो यथा ज्ञानोन्मुखी सेक्टर है, यानी ये ज्ञान से संबंध, इसका सीधा संबंध किससे है, ज्ञान से संबंधित है ना। तो ज्ञानोन्मुखी ये सेक्टर है मुख्य रूप से। यह है अनुसंधान खोज वह विकास पर केंद्रित है, अनुसंधान व विकास पर केंद्रित है ना। एक्सपेरिमेंट होता है उस पर केंद्रित है। डेवलपमेंट देश का करना है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट करना उस पर डिपेंड करता है। और विशिष्टीकृत है ना, ज्ञान पर आधारित है। किस पर है, किसी व्यक्ति विशेष के पास में यदि विशिष्टीकृत ज्ञान है, स्पेशल उसने कोर्स कर रखा है, तो वही इस सेवा में अपना काम है या अपना योगदान है दे सकता है। तो मुख्य रूप से यह विशिष्टीकृत ज्ञान पर डिपेंड करता है। और प्रौद्योगिक कुशलता, उसके पास में विशिष्ट ज्ञान है, इसके साथ में प्रौद्योगिक कुशलता यानी टेक्निकली परफेक्ट व्यक्ति हो, वो कैसा हो, टेक्निकली परफेक्ट हो, उसके पास में जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है उसमें वो निपुण हो, है ना, ऐसा व्यक्ति। और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंधित सेवाओं को उन्नत नमूने के रूप में किसमें शामिल किया जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती है, आगे क्रियाएं भी हमने बता दी इसमें। चतुर्थ क्रियाकलाप की प्रमुख क्रियाएं की, या मिस थोड़ा छोड़ दिया ना, प्रमुख क्रियाएं। तो कौन सी क्रियाएं इसमें मुख्य रूप से शामिल होती है, ध्यान से देखिएगा। यदि पूछ ले कि चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, उच्च कौशल पर आधारित, उच्च कौशल है ना। आपके पास में जो कला है, कलाकृति है, आपके पास में प्रशिक्षण है, आपके पास में कौशल जो है वो हाई लेवल का होना चाहिए, है ना। प्रशिक्षण हाई लेवल का हो तो उच्च कौशल पर आधारित सेवाएं, जैसे कि सूचना का संग्रहण करना, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचना का उत्पादन करना, समझ गए, सूचना का संग्रहण, सूचना का उत्पादन करना या और प्रकीर्णन करना। इसका मतलब सूचनाएं तैयार करना, सूचनाएं इकट्ठी करना, सूचनाएं बनाना, है ना, और उनको एक दूसरी साइड में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों के प्रबंधक महोदय जो मैनेजमेंट संभालते हैं, वो कार्यकर्ता मुख्य रूप से वो अधिकारी जो है किस में शामिल है, उनकी क्रियाएं चतुर्थक में। इसके अलावा जो एडवाइजर होते हैं, विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंटों के सहयोगी होते हैं, जो परामर्शदाता होते हैं, एडवाइजर होते हैं, वो भी, उनकी क्रियाएं भी किस में शामिल होती है, चतुर्थ क्रियाकलाप में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाते हैं, कैट्स बनाते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना, ऐसे इंजीनियरों का कार्य होता है किस में शामिल है, चतुर्थ क्रियाकलाप में। कार्यालय भवन व विद्यालय के कार्मिक जो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, रंगमंच पर काम करने वाले, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या शिक्षक जो होते हैं, मुख्य रूप से जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा अस्पतालों के कार्मिक, हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने भी कार्मिक हैं वो इसी श्रेणी में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। हालांकि इसमें सभी कार्मिक नहीं कह करके, इसमें वो कार्मिक जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं वो किस में शामिल होते हैं, उनकी क्रियाएं चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होती है। जैसे यहाँ स्वीपर है, अस्पताल में तो काम स्वीपर भी करता है, तो उसका काम है चतुर्थ क्रिया में शामिल नहीं होता है। जैसे लैब टेक्नीशियन हो सकता है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर्स हो सकते हैं, है ना, विभिन्न बीमारियों के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वो किस में शामिल होते हैं, उनकी क्रियाएं चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होती है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, उसके बाद में आता है चतुर्थ के बाद में पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप, इसको स्वर्ण कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है, स्वर्ण कॉलर श्रमिक, है ना। अब पंचम क्रियाकलाप और चतुर्थक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, क्योंकि पंचम क्रियाकलाप में चतुर्थ क्रियाकलाप की जो सेवाएं होती है उसी से थोड़ी सी हाई सेवाएं, है ना, पंचम क्रियाकलाप में शामिल कर दी जाती है। यथा देखिए कौन सी है, उच्चतम स्तर की सेवाएं
जो चतुर्थ क्रियाकलाप से और उच्चतम होती है उनको पंचम में शामिल कर लिया जाता है। इनको डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि चतुर्थ हो तो पंचम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उच्चतम क्रियाएं कौन सी होती है इसमें? उच्चतम निर्णय लेने, अभी एडवाइजर उसी में आए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उच्चतम निर्णय लेने वाले, ठीक है, लोग पंचम क्रियाकलाप में। इसके अलावा नीतियों का निर्माण करने वाले लोग नीति निर्माता होते हैं। किसी देश की नीति निर्माता, किसी स्टेट के विकास की नीति निर्माता, किसी स्टेट के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए उसकी नीति के निर्माता। तो कहने का तात्पर्य जो एडवाइजर बड़े स्तर के होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, उनका कार्य भी इसमें शामिल होता है। इसमें क्या है? पंचम में इसमें ज्ञान आधारित नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करना। वो भी चतुर्थ भी ज्ञान आधारित था, लेकिन ज्ञान आधारित नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करना, उनका पुनर्गठन करना और उनकी व्याख्या करना इसमें शामिल है। आंकड़ों की व्याख्या और इसके साथ साथ में आंकड़ों का प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन करना भी इसमें शामिल है। तो ये क्रियाएं जो है मुख्य रूप से पंचम क्रियाकलाप में शामिल होती है। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं हो गई? उच्चतम निर्णय लेने वाले, नीति निर्माता, इसके अलावा ज्ञान आधारित नवीन और वर्तमान विचारों को रचित करने वाले, उनका पुनर्गठन करने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले और आंकड़ों की व्याख्या और उनका प्रयोग, इसके साथ साथ में नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने वाले सभी कार्मिक जो होते हैं पंचम क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। और पंचम क्रियाकलाप के जो कार्मिक होते हैं उनको स्वर्ण कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से पूछ ले कि स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो पंचम क्रियाकलाप में संलग्न लोगों को हो। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, आ गया होगा समझ में, इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, है ना। अगला है बाह्य स्रोतन, एक नया शब्द आया है बाह्य स्रोतन। मच्छर, ये क्या है कि जानवर बहुत आ जाते हैं, बरसात का समय है, कहाँ से घुसते हैं, पूरा पैक कर रखा अपन अपना स्टूडियो, फिर भी घुस जाते हैं, पता नहीं किधर से आते होंगे। बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन मुख्य रूप से होता क्या है? तो बेसिकली इसका यदि सामान्य अपन अर्थ लें, है ना, बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन का सामान्य अर्थ होता है ठेका देना। क्या देना? ठेका देना। ठेका देने का मतलब है कि अर्थात दक्षता सुधारने के लिए व लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम ठेके पर देना क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। माफ कीजिएगा भाई, है ना। तो बाह्य स्रोतन कहलाता है ठेका देना। जैसे अपन कोई काम करवाना चाहते हैं और अपने यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसका बाह्य स्रोतन करेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपन तेल शोधन शाला अपने यहाँ लगा, या तेल की खोज करना चाहते हैं अपने यहाँ पे। अब तेल की खोज और तेल के दोहन के लिए अपने पास में हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमने क्या किया? फ्रांस को आमंत्रित किया, हमने ब्रिटेन की कैन एनर्जी को आमंत्रित किया और कहा कि आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ से तेल का निकास कीजिए, तेल को निकालिए जमीन से, है ना, और उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है अपना होता है, कुछ प्रतिशत हिस्सा उनका भी हो सकता है ना। ठेके पर वो काम उनको सौंपते हैं, तो उसमें क्या होता है? काम की दक्षता सुधर जाती है ना, और उसमें प्रति इकाई लागत भी थोड़ी कम आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में क्या है? इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है। तो इसको बोलते हैं बाह्य स्रोतन, बाहरी कंपनी को आमंत्रित करना। ये किसी स्टेट पर भी, हम फ्रांस की बात ना करके अपन किसी स्टेट पर भी लागू कर सकते हैं कि राजस्थान स्टेट पंजाब की कंपनी को आमंत्रित भी कर सकता है। ठीक है, एक दूसरा शब्द आता है अपतरण, किसे कहते हैं? ऑफशोरिंग। अपतरण या ऑफशोरिंग, जब बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार किया जाता है, यानी समुद्र पार विदेशों से बाह्य कंपनी को आमंत्रित किया जाता है ना, जब बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार होता है तब इस क्रिया को अपतरण कहा जाता है या फिर ऑफशोरिंग कहा जाता है। ठीक है, दो वर्ड आते हैं, ऑफशोरिंग, अपतरण। एक होता है होम शोरिंग, जो स्थानीय कंपनियों को ठेका देना। समझ गए? आगे देखिए, बाह्य स्रोतन का कार्य यथा सूचना प्रौद्योगिकी। कौन कौन से काम बाह्य स्रोतन के लिए हो रहे हैं आज? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, मानव संसाधन इसके संदर्भ में, ग्राहक सहायता केंद्र और कॉल सेंटर सेवाएं आदि में बाह्य स्रोतन के काफी लाभ मिल रहे हैं।
कई ऐसे बाह्य स्रोतन के कार्य है जो हम जो विकासशील देश है उनके लोग, उनके पास में एक बड़ा समूह है शिक्षित व्यक्तियों का, तो वो क्या करते हैं कि अपने देश में बैठे बैठे विदेशी कंपनियों के लिए काम करते रहते हैं। यथा जैसे कॉल सेंटर की बात आई, अब सैमसंग कंपनी अपने प्रोडक्ट भारत में बेचना चाहती है, उसने अपने प्रोडक्ट भारत में बेच दिए, और भारत के जो उपभोक्ता है, जिन्होंने जो यूजर्स है, जिन्होंने सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं हो सकती है प्रोडक्ट से संबंधित, तो उनका निस्तारण कौन करेंगे, उनको कनेक्ट कौन करेंगे। तो इसलिए कंपनियां क्या करती है, अपने अपने कॉल सेंटर स्थापित कर देती है उन्हीं देशों के अंदर, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग ही वहां की रीजनल लैंग्वेज को समझ पाते हैं और वहां के लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ऐसे होते हैं कॉल सेंटर, है ना। तो इस प्रकार से इन चीजों का बाह्य स्रोत में हो रहा है, किस चीज का, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मानव संसाधन का, लोग भी जाते हैं, है ना, काम करने के लिए विदेशों से भी आते हैं, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं। उसके बाद में है आंकड़ा प्रक्रमण। आंकड़ा प्रक्रमण क्या होता है? तो आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, किससे संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। उसके बाद में बाह्य स्रोतन के लाभ क्या है। हमने किसी बाहरी कंपनी को ठेका दे दिया तो उसके अपने लिए बेनिफिट क्या हो सकते हैं भाई, है ना। भाई अभिकरण को अपने आमंत्रित कर दिया तो हमारे लिए क्या फायदा है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है। जैसे कोई बाहरी कंपनी आई और यहाँ अपने रोजगार, उसने यहाँ आकर के अपनी फर्म स्टार्ट कर दी, तो अपने यहाँ काम करने के लिए लोग कहाँ से लाएगी, यहीं के लोगों को अपना श्रमिक चुनेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार देगी। तो सोचो कि उस बाह्य स्रोतन से फायदा क्या हुआ है, अपने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो गया है। अब रोजगार के लिए जो लोग लालायित हो रहे थे, सरकारों के सामने आंदोलन कर रहे थे, वो शांत हो गए और व्यवस्था हो गई, उनको रोजगार मिल गया। दूसरा प्रवास प्रयोग, अब काफी लोग हैं यहाँ काम नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं बताओ, या तो फॉरेन, अब जैसे भारतीय संदर्भ की चर्चा करें, अपने स्थानीय स्तर की चर्चा करें, तो हमारे लोग कहाँ है, विदेशों में खूब सारे लोग हैं। मुख्य रूप से जो टेक्निकली परफेक्ट लोग होते हैं ना, जिनके पास में अच्छा प्रशिक्षण होता है, जो IITN होते हैं, है ना, बड़े इस तरह के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात कर लो, चाहे अन्य ट्रेंड में बात कर लो, जो ट्रेंड होते हैं वो काफ़ी लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर के उनको अच्छा काम मिल जाता है, विदेशी कंपनियां उनको हायर कर लेती है और अच्छा पैकेज अच्छे पैकेज भी उनको रख लेती है, इसके कारण से वो बाहर चले जाते हैं। तो ये प्रवास पर रोक लग जाती है, लोग रोजगार के लिए फिर बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको बाह्य स्रोतन के कारण काम यही मिल जाएगा, तो उनको अपना देश नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो इस पर रोक लग जाती है। तीसरा आर्थिक उन्नति, क्योंकि यदि बाह्य स्रोतन होगा और विदेशी कंपनियां या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर के यहाँ अपनी फर्म स्थापित करेगी, हमें रोजगार देगी, तो सोचो कि हमारी इनकम बढ़ेगी और हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। इसके अलावा आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तो अपने जीवन स्तर में भी क्या जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो ये बाह्य स्रोतन के प्रमुख लाभ है। अगला बिंदु है केपीओज और बीपीओज। दो शब्द आते हैं, केपीओज और बीपीओज। क्या है केपीओज और क्या है बीपीओज, देखते हैं। अगला बिंदु क्या आता है भाई, देखिए क्या बिंदु है। अगला है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अगला बिंदु है केपीओज, ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन, है ना। नॉलेज प्रोसेसिंग और बाह्य स्रोतन क्या हो गया, ऑफसोर्सिंग, ठीक है ना। बाह्य स्रोतन क्या हो गया, ऑफसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग और आउटसोर्सिंग कह दो, चाहिए बाह्य स्रोतन ऑफसोर्सिंग कह दो, ऑफशोरिंग भी कहा जाता है इसको। तो ज्ञान प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, मुख्य रूप से केपीओ जो है वो भिन्न है किससे, बीपीओ से। व्यवसाय जो बिजनेस से प्रोसेसिंग ऑफशोरिंग जो होता है उसी से भिन्न होता है। किस प्रकार, क्यों भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं। किसमें, ज्ञान आधारित जो ज्ञान प्रक्रमण का बाह्य स्रोत में होता है, इसमें उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं। इसका मतलब केपीओज में उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं, हाई लेवल के जो प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं। तो वे किससे भिन्न है, व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन से ये अलग है। ये प्रश्न पूछा गया है विगत परीक्षाओं में कि केपीओज बीपीओ से किस प्रकार भिन्न है।
यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। किससे? सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन होता है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन से अनुसंधान, विकास, क्रियाएं, ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग आदि शामिल होते हैं। किसमें? ज्ञान प्रक्रमण के बाह्य स्रोतन में कौन कौन सी चीजों का बाह्य स्रोतन मुख्य रूप से होता है ना? किसमें? केपीओज के अंदर मुख्य रूप से किन चीजों का बाह्य स्रोतन होता है? तो केपीओज में कौन से हो गए? अनुसंधान और खोज, विभिन्न प्रकार की खोज और अनुसंधान के कार्य, विकास के कार्य, है ना, इससे संबंधित कार्य, ई लर्निंग, इसके साथ साथ में बौद्धिक संपदा, है ना, जिसमें अपन बौद्धिक संपदा का मतलब समझ गए होंगे कि ज्ञान आधारित, ठीक है, क्रियाएं, अनुसंधान, नए खोज और कानूनी व्यवसाय, और बैंकिंग आदि क्रियाएं मुख्य रूप से किसमें शामिल होती है? ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन केपीओज में शामिल की जाती है। ठीक है, अगला बिंदु। उसके बाद में एक शब्द आता है अंकीय विभाजन, किसे कहते हैं? तो अंकीय विभाजन क्या होता है मुख्य रूप से? देखिए, एक प्रकार का अंकीय विभाजन कोटि क्रम होता है देशों का। क्या होता है? कोटि क्रम। कोटि क्रम का मतलब समझ गए होंगे, या श्रेणी क्रम। जैसे जहां पे टॉप की सुविधाएं हैं, किसी देश के अंदर टॉप की सुविधाएं हैं सूचना के क्षेत्र में, उसको पहला नंबर दे दिया। उसके बाद में सेकंड स्थान पे इससे थोड़ी निम्न श्रेणी की सुविधाएं हैं, उसको दूसरा स्थान दे दिया। इससे कम सुविधाएं हैं, उसको तीसरा स्थान दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस देश के पास में सूचना के संदर्भ में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम के संदर्भ में यदि अच्छी सुविधाएं हैं, तो उसको ए ग्रेड दी मिल गया है, पहला स्थान मिल गया, फिर दूसरा स्थान। तो इसको बोलते हैं अंकीय विभाजन या कोटि क्रम का निर्धारण करना विभिन्न देशों का। कैसे? जब किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ दिलाने के आधार पर विश्व स्तर पर, है ना, काम करता है। आज किस तरह की सुविधाएं अपने नागरिकों को उसने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंदर दे रखी है ना, उसके आधार पर उसका कोटि क्रम का निर्धारण किया जाता है। और यही कोटि क्रम का निर्धारण क्या कहलाता है? अंकीय विभाजन कहलाता है। समझ गए होंगे कि किसी भी देश के अंदर किस तरह की फैसिलिटी है, किसमें? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है ना, या इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी के पास में है। ठीक है, और उस देश ने किस तरह की सुविधा अपने देश में कर रखी है। तो इस आधार पे विश्व के देशों का कोटि क्रम तय कर दिया जाता है, और इसी का नाम क्या है? अंकीय विभाजन। ठीक है, इसमें विकसित देश आगे है। क्यों? क्योंकि विकसित देशों के पास में हायर टेक्नोलॉजी होती है, उच्च तकनीकी, उच्च प्रौद्योगिकी होती है। इसके कारण वो काफी आगे होते हैं, क्योंकि वो अपने देश के नागरिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। और विकासशील देश इसमें थोड़े पिछड़े रहते हैं। अलग विकसित की तो बात ही छोड़ दे, क्योंकि उनके पास में तो अभी तक सूचना वो संप्रेषण के संदर्भ में वो है एक प्रकार से अगर स्टार्टिंग मोड में होते हैं, उनके पास में इतनी सुविधाएं होती भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अंकीय विभाजन। ये भी प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षा के अंदर। उसके बाद में श्रमिक व उनका कॉलर नाम दे रखा है ना, तो किस कॉलर के श्रमिक कौन से है उसके संदर्भ में देखिए। लाल कॉलर श्रमिक किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया में संलग्न जो श्रमिक होते हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। दूसरा नीला कॉलर श्रमिक किन्हें कहते हैं? तो व्यवसायिक जो श्रमिक होते हैं, जो विनिर्माण में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ठीक है ना, ये थोड़े से अर्धकुशल कह सकते हैं, अर्धकुशल श्रमिक हो सकते हैं, तो इनको मुख्य रूप से नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। फिर आता है सफेद कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? तो ये थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, ज्ञान आधारित श्रमिक होते हैं मुख्य रूप से। तो ये कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक होते हैं, ठीक है ना, जिसको मुख्य रूप से सफेद कॉलर श्रमिक कहते हैं। जो कि जैसे मेडिकल का स्टाफ हो सकता है, इसके अंदर शिक्षा विभाग का कुछ स्टाफ हो सकता है, आदि आदि। फिर दूसर कॉलर के श्रमिक कौन से होते हैं? तो दूसर कॉलर में आते हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो सेवा करना चाहते हैं, है ना, और अभी अपने काम में वो सक्रिय रहते हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी, तो उनको दूसर कॉलर श्रमिक में शामिल किया जाता है। गुलाबी कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? तो अब गुलाबी कॉलर श्रमिक के अंदर किनको शामिल किया जाता है कि ऐसे लोग जो महिलाओं से संबंधित जो कार्य होते हैं उनका निष्पादन करते हैं,
महिलाओं से संबंधित कार्य होते हैं उनका निष्पादन करते हैं, ऐसे लोगों की सेवाओं को या ऐसे श्रमिकों को गुलाबी कोलर श्रमिक कहा जाता है। जैसे कि ऑफिस के कार्य होते हैं मुख्य रूप से वो यदि पुरुष कर रहे होते हैं, है ना, तो उसको किस में शामिल करेंगे अपन, गुलाबी कोलर श्रमिक में शामिल कर देंगे। और अंत में पंचम क्रियाकलाप के लोग, अभी चर्चा अपन ने की हुई थी कि स्वर्ण कोलर श्रमिक। तो पंचम क्रियाकलाप में संलग्न लोग हैं उनको किस में शामिल करते हैं भाई, जो हाई लेवल की सेवाएं होती है, जो नीति निर्धारक होते हैं, है ना, हाई लेवल के नीति निर्माता होते हैं, उनके कार्य मुख्य रूप से किस में शामिल होते हैं, पंचम क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। तो समझ गए होंगे प्रमुख क्रियाकलाप। ये लो जी, इसके साथ में आपका तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप का लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है ना। सर्वा क्लासेज आप मैं नहीं, अपना स्टूडेंट कह रहा है कि प्लीज सब्सक्राइब सर्वा क्लासेज एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल स्टोर, है ना। एप्लीकेशन इज सर्वा क्लासेज, है ना। तो ये था आपका टॉपिक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, उसको संपन्न कर दिया अपन ने। सभी साथी जुड़ेंगे और अधिक से अधिक संख्या में है अन्य साथियों को अपनी क्लास को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथी जो है उसका फायदा उठा सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आज के अध्याय में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए अध्याय के साथ में, है ना, जिसके तहत होगा अपना परिवहन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन है उस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को विराम देते हैं। वही उत्साह भरी जोश भरी लाइनें एक बार पुनः कह दूं, देखो, जब तक आपके पास में आपकी आवश्यकता है और आपको जिस चीज की ललक है, जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलता है, तो दो लाइनें विकास सर कहा करते हैं कि दुनिया जिसे कहती है मिट्टी का खिलौना है, दुनिया जिसे कहती है मिट्टी का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। दुनिया जिसे कहती है मिट्टी का खिलौना है, नहीं मिला वो सोना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है, नहीं मिला वो सोना है। तो जब तक आपके पास में वो चीज़ें नहीं उपलब्ध होती, उसकी वैल्यू जो होती है आपके लिए बहुत बड़ी होती है, उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। और जब आप उस स्तर में उतर जाते हैं और आपको वो उन चीज़ों की उपलब्धता हो जाती है, तो उसके मायने आपके लिए कम हो जाते हैं। तो उसका अभाव कब फील होता है, जब वो आपके हाथ से समय निकल जाता है, वो मौका निकल जाता है। तो मौके को गंवाना नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक